हेलो फ्रेंड्स। आज अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड द ऑडिट प्रोग्राम। ये चैप्टर सीए इंटर एज वेल एज सीए फाइनल दोनों के लिए रेलिवेंट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑडिटर सबसे पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी डेवलप करता है, प्रिपेयर करता है, स्टेब्लिश करता है। ऑडिट स्ट्रेटजी मीन्स टू डिसाइड द एसटीडी। एसटीडी का मीन्स है स्कोप ऑफ ऑडिट, मतलब हमें ऑडिट में क्या क्या करना है, टाइमिंग ऑफ ऑडिट, कब तक ऑडिट कंप्लीट करनी है ओवरऑल, और डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ऑडिट करनी है, डिटेल चेकिंग करनी है कि ज़्यादा टेस्ट चेकिंग सैम्पलिंग का यूज ज़्यादा करना है। तो ये तीन चीज़ें डिसाइड करना इज कॉल्ड द ऑडिट स्ट्रेटजी, एसटीडी, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। और स्ट्रेटजी के बेसिस पर उसके बाद स्ट्रेटजी वंस द प्रिपेयर द ऑडिटर सेल डेवलप ए डिटेल ऑडिट प्लान। एन ऑडिट प्लान मीन्स टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को डिसाइड करना कि कौन कौन से नेचर की ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, और एक्सटेंट मतलब कितनी डिटेल में ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी होगी। एंड ऑडिट प्लानिंग का ही एक और पार्ट होता है ऑडिट प्रोग्राम डेवलप करना। डैट मीन्स कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक अप्लाई किए जाएंगे, इंक्वायरी की जाए, कन्फर्मेशन लिया जाए, टूल्स एंड प्रोसीजर अप्लाई टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव। दैट मीन्स ऑडिट का ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए ऑडिटर जो जो टूल्स एंड टेक्निक अडॉप्ट करेगा उसको एक ऑडिट प्रोग्राम में ऑडिटर स्टेब्लिश करेगा, ऑडिट प्रोग्राम बनाकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ऑडिटर जब प्लानिंग करता है तो प्लानिंग कैसे करेगा। बेसिकली ऑडिटर को कुछ चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। किस किस चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए प्लानिंग करते समय। ऑडिट प्लानिंग नेसेसरी होती है टू कंडक्ट द ऑडिट इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। ऐसे 300 डील विद द प्लानिंग इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लान शुड मेड टू कवर अमाउंट द प्लानिंग करते समय फॉलोइंग चीज़ें ऑडिटर को कंसीडर करनी होगी। फर्स्ट, एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर। यानी ऑडिटर को प्लानिंग करते समय नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी का क्या क्या पॉलिसीज़ है, क्या क्या सिस्टम अप्लाई होते हैं, क्या क्या इंटरनल कंट्रोल लगाए गए हैं। सेकेंड इज़ द एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस ऑन द इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर को एक एक्सपेक्टेशन लगाना होगा कि कितना कंट्रोल रिलायबल है, क्योंकि उसी के बेसिस पर ऑडिटर अपना प्लान करेगा। एंड डिटरमाइन एंड प्रोग्रामिंग द नेचर, उसके बाद ऑडिटर नेचर, टाइमिंग, एक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करेगा। एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, यानी कौन कौन से वर्क का कोऑर्डिनेशन एक साथ होना जरूरी है। लाइक हमको इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना है, कोऑर्डिनेट करना है, एक्सपर्ट के वर्क को कोऑर्डिनेट करना है, तो कौन कौन से वर्क को कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है ये डिसाइड करना। तो प्लानिंग करते समय हम चार चीज़ें इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं। पहला, नॉलेज ऑफ बिजनेस, इंटरनल कंट्रोल पर एक्सपेक्टेड रिलायंस। थर्ड इज द नेचर, टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। एंड फोर्थ इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में और आरटीपी में आ चुका है, ऑडिट प्लान बेनिफिट टू द ऑडिट ऑफ, मतलब ऑडिट प्लानिंग के क्या क्या बेनिफिट है। तो इसका एक न्यूमेरिक याद रखेगा, प्रिवेंशन ऑफ स्कैम, स्कैम को रोकना है। यहाँ पर न्यूमेरिक पी रहेगा और स्कैम, मतलब आपको टोटल 5 पॉइंट बनाने होंगे, स्कैम्स 6 पॉइंट। पी का मतलब है टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम, यानी ऑडिटर पोटेंशियल प्रॉब्लम को टाइमली बेसिस पर रिजॉल्व कर पाएगा। एस का मतलब है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर अकॉर्डिंगली नेचर ऑफ इंगेजमेंट, ऑडिट के स्कोप को देखते हुए टीम इंगेजमेंट टीम को सेलेक्ट कर पाएगा कि कितने क्वालिफाइड स्टाफ, कितने अनस्किल्ड स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहेगी। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इंगेजमेंट टीम। कोऑर्डिनेशन, यानी सी का मतलब है कोऑर्डिनेशन करना, ऑडिटर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर पाएगा वर्क ऑफ अदर पर्सन। नेक्स्ट इज द अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरिया, अगर प्लानिंग एडवोकेट रहेगी इंपॉर्टेंट एरिया का प्रॉपर ऑडिटर अटेंशन दे पाएगा। नेक्स्ट इज द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड इंगेजमेंट टीम के वर्क को प्रॉपरली मैनेज कर पाएगा, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टीम, इंगेजमेंट टीम। एंड लास्ट वन इज द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ इंगेजमेंट टीम। तो बेटा प्रिवेंशन स्कैम से अपने को पूरे कीवर्ड याद रखने हैं। टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम, एस का मतलब है सिलेक्शन ऑफ इंगेजमेंट टीम,
सी का मतलब कोऑर्डिनेशन करना, ए का मतलब अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट एरिया, एम का मतलब मैनेजमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, ऑडिट टीम, एंड एस का मतलब है डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम। हम अपने टीम मेंबर के वर्क को प्रॉपरली डायरेक्शन एंड सुपरवाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट इज द अब मैटर टू बी कवर इन द ऑडिट प्लान में क्या क्या, बेसिकली ऑडिट प्लान का मतलब यही होता है टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ द प्लान, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर as determined under SA 315, nature, time, action of further audit procedure as determined under SA 330, and other plain audit procedure as required by the other SA so as to comply the engagement with the SA। तो तीन चीज़ें डिसाइड करना है बेटा। फर्स्ट इज द नेचर, टाइम, एक्शन ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, नेचर, टाइम, एक्शन ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड द अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर टू कंप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ SA। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि ऑडिटर प्लानिंग करते समय कंपनी के एंटिटी के बारे में बहुत सारे नॉलेज लेता है। नॉलेज ऑडिटर को क्या हेल्प करती है प्लानिंग करने में, किस तरह से हेल्प करती है? तो बेटा नॉलेज लेने से ऑडिटर को बेसिकली 5 चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ऑन MRP, इसका न्यूमेनिक है ऑन MRP। ओ का मतलब है ऑडिटर को समझ में आ जाएगा कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी क्या है और उस स्ट्रेटेजी से क्या क्या बिजनेस रिस्क अराइज हो रहे हैं दैट में रिजल्ट इनटू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्योंकि बेटा हर कंपनी की स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव अलग होती है और अलग अलग स्ट्रेटेजी के बेसिस पर अलग अलग टाइप के रिस्क अराइज हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी का ऑब्जेक्टिव एंड द स्ट्रेटेजी दोज रिलेट टू बिजनेस रिस्क विच मे रिजल्ट इनटू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सेकेंड इज द ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी है एन का मतलब है नेचर ऑफ एंटिटी, इट्स ऑपरेशन, यानी कंपनी किस नेचर की है, एंटिटी कंपनी है, LLP है, पार्टनरशिप फर्म, उसके वो क्या काम करती है, बिजनेस क्या है उसका, ऑनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, उसके ऑनर कौन है, मैनेजमेंट में कौन कौन है, कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करके रखा है और प्लान टू बी मेड एंड वे द एंटिटी इज स्ट्रक्चर एंड हाउ इट फाइनेंस, मतलब कंपनी का फाइनेंस स्ट्रक्चर, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो क्या है। तो ये एन के बारे में हमने अंडरस्टैंडिंग ली। एम का मतलब है बेटा मेजरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ऑडिटर देखेगा कंपनी के प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का करेंट ईयर का GP रेशियो, NP रेशियो कंपेयर करेगा। तो मेजरमेंट एंड रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे ऑडिटर को कंपनी के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। तो मेजरमेंट एंड रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट आर का मतलब है रेगुलेटरी, रेलिवेंट इंडस्ट्री, मतलब कंपनी किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में अलग रिस्क होते हैं, IT इंडस्ट्री में अलग टाइप के रिस्क होते हैं। रेगुलेटरी मतलब कंपनी के रेगुलेटर कौन है। नेक्स्ट अदर एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूडिंग, कंपनी को अदर लाइक पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल मैटर, कौन कौन से अदर फैक्टर है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, अदर एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूडिंग अप्लीकेबल FRF। तो ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि रेलिवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर दैट सिग्निफिकेंट अफेक्टिंग द एंटिटी इंक्लूडिंग FRF। एंड लास्ट वन इज द P का मतलब पॉलिसीज, एंटिटी सेलेक्शन एंड अप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी एंटिटी कैसे सेलेक्ट करती है, अकाउंटिंग पॉलिसी का अप्लीकेशन सेलेक्शन इंक्लूडिंग चेंजेस, रीजन फॉर चेंजेस देयर ऑफ। तो पॉलिसी, तो बेटा 5 वर्ड याद रखिएगा। पहला O का मतलब ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी, N का मतलब नेचर ऑफ एंटिटी, M का मतलब मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, R का मतलब रेलिवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी, अदर एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूडिंग FRF, और P का मतलब सेलेक्शन एंड अप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इंक्लूडिंग चेंजेस देयर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें ये पूछा गया है कि जब अपन प्लानिंग करते समय अपन अपने इंगेजमेंट टीम के वर्क को डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू करते हैं, तो हमें उनके वर्क को कितना डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू करना पड़ेगा। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन ऑफ द इंगेजमेंट टीम मेंबर एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क, मतलब हमको अपने टीम मेंबर के वर्क को कितना डायरेक्शन, उनको कितना डायरेक्शन, कितना सुपरविजन और कितना रिव्यू करना होगा। ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पर, जिसके शॉर्ट फॉर्म है, न्यूमेनिक है कैट्स।
CAATS। सी का मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। अगर कंपनी का बिजनेस बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का है तो हमको अपने स्टाफ के इंगेजमेंट टीम के वर्क को ज़्यादा डायरेक्शन सुपरविजन करना हो। सेकेंड, इसी में एक और पॉइंट है साइज ऑफ द एंटिटी, यानी कि अगर जितनी बड़ी एंटिटी होगी उतना हमको उनके वर्क को ज़्यादा सुपरवाइज करना होगा। ए का मतलब है एरिया ऑफ ऑडिट। अगर इंगेजमेंट टीम ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट नेचर का वर्क है तो हमको उस एरिया में ज़्यादा डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करना होगा। फिर ए का मतलब है असेस रिस्क ऑफ मटेरियल, मतलब कितना रिस्क है उस आइटम में जहाँ पर हमारी टीम काम कर रही है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो ज़्यादा करना होगा। एंड लास्ट वन इज़ द टीम मेंबर, इंडिविजुअल टीम मेंबर की कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी, मतलब हमारे टीम मेंबर कितने कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल है। अगर ज़्यादा कॉम्पिटेंट क्वालिफाई तो हमको उनके वर्क को ज़्यादा सुपरवाइज नहीं करना होगा, ज़्यादा रिव्यू नहीं करना होगा। तो बेटा ये 5 कीवर्ड से 5 पॉइंट आप बना सकते हैं। सी का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, ए का मतलब एरिया ऑफ ऑडिट, ए का मतलब असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, टी का मतलब टीम मेंबर की कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी, और एस का मतलब है साइज ऑफ द एंटिटी। दैट्स ए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द प्लानिंग इज नॉट ए डिस्क्रीट फेस, यानी कि एक ही स्टेज में प्लानिंग नहीं होती है, केवल स्टार्टिंग में ही प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट बिगिन जस्ट शॉर्टली आफ्टर द completion of previous year audit and continue until the completion of current year audit. Planning, however, include the consideration of timing of performance of certain activity in audit procedure, यानी प्लानिंग में ये लिखा जाता है कि कौन सी प्रोसीजर पहले परफॉर्म करनी है बिफोर परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। For example, prior to risk assessment, identify and assessment of risk of material misstatement. Auditor ये सब चीज़ें परफॉर्म करता है, प्लानिंग में लिखता है कि भाई मेरे को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले ये सब मैटर कंसीडर करने होंगे, जिसका न्यूमेनिक है MALE, मेल ओ। एम का मतलब ऑडिटर पहले मटेरियलिटी डिटरमाइन करता है कि कौन सा आइटम यूजर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा आइटम लेस मटेरियल रहेगा, तो डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी। सेकेंड इज द ए का मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाई, यानी ऑडिटर क्या कौन कौन से रेशियो, कौन कौन से कंपैरिजन करेगा ऑडिट करते समय, ये भी ऑडिटर पहले डिसाइड करता है। नेक्स्ट इज द ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेता है जर्नल लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अप्लीकेबल टू द एंटिटी, यानी एंटिटी पर कौन कौन से लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अप्लीकेबल है। नेक्स्ट ऑडिटर ये भी डिसाइड करता है क्या उसको एक्सपर्ट के वर्क को यूज करना पड़ेगा क्या। और लास्ट इज द ओ का मतलब अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना। तो बेटा प्लानिंग रिस्क असेसमेंट करने से पहले ऑडिटर ये सब कुछ चीज़ें परफॉर्म करता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा MALEO। एम का मतलब है मटेरियलिटी डिटरमाइन करना, ए का मतलब है कि एनालिटिकल प्रोसीजर क्या क्या अप्लाई करना है, एल का मतलब अंडरस्टैंडिंग लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ई का मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूज ऑफ एक्सपर्ट, और ओ का मतलब अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म। और अगर हम फर्स्ट टाइम किसी क्लाइंट की ऑडिट कर रहे हैं तो प्लानिंग करते समय हमें कुछ और दो चीज़ें कंसीडर, एडिशनल दो बातें कंसीडर करनी है। पहले हमको देखना है 220 में जाकर कि क्या हमको क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यानी ऑडिटर को क्लाइंट को एक्सेप्टेंस करने से पहले जो ऐसे 220 में प्रोसीजर दी गई है वो परफॉर्म करनी है। और सेकेंड, ऑडिटर को प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना होगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ऑडिटर अपॉइंट हुए हो, प्रीवियस ऑडिटर किसी दूसरे CA की थी, तो आपको प्रीडिसेसर ऑडिटर यानी प्रीवियस ऑडिटर से जरूर एक बार कम्युनिकेट कर लेना चाहिए। तो बेटा अभी अपन पढ़ गया है प्लानिंग एक कंटिन्यूअस फेस है, प्लानिंग चेंज होते रहती है। 3 रीजन की वजह से प्लानिंग को चेंज किया जा सकता है।
अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी ऑडिटर को ऐसी इवेंट जो अनएक्सपेक्टेड थी वो मिल गई, लाइक गोइंग कंसर्न के अप्रोप्रिएटनेस के बारे में डाउट लग रहा है, ऐसी इवेंट मिल गई, लाइक फ्रॉड के इवेंट मिल रहा है। नेक्स्ट इज द चेंज इन कंडीशन, ऑडिट करने की कंडीशन चेंज हो गई। पहले जब मैं प्लानिंग किया था तो उस समय मुझे लग रहा था कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस के अकॉर्डिंगली बनाए, लेकिन अब इंड एएस में कन्वर्ट कर लिए हैं, कंडीशन चेंज हो गई। और लास्ट इज द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट, यानी अभी तक जो मैंने ऑडिट की है उससे लग रहा है, शुरू में मुझे लग रहा था रिस्क कम है, लेकिन जैसे जैसे मैंने ऑडिट स्टार्ट की एविडेंस मिलते गए उससे लग रहा है कि गलतियां बहुत ज़्यादा है, मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है। यानी ऑडिट एविडेंस से लग रहा है कि अब मेरे को अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो 3 रीजन की वजह से अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन कंडीशन और रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, जिससे जो एविडेंस मिले उससे ऑडिटर को अपनी नेचर टाइमिंग एक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर चेंज करनी पड़ सकती है। अकॉर्डिंगली ऑडिट स्ट्रेटेजी को भी चेंज करना पड़ सकता है। ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा जो भी ऑडिट प्लानिंग किया है, स्ट्रेटेजी बनाई और जो भी चेंजेस हुए हैं सिग्निफिकेंट, ऑडिटर को उसको डॉक्यूमेंट करना होगा। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट, प्लानिंग करते समय ऑडिटर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास रखता है रिकॉर्ड में एज पर SA 230 में, लाइक समरी ऑफ डिस्कशन विद द एंटिटी की डिसीजन मेकर, लाइक मैनेजमेंट TCW जो सिग्निफिकेंट मैटर जो स्टार्टिंग में डिस्कस हुए थे वो ऑडिटर अपने डॉक्यूमेंट में रखता है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट कमेटी प्री अप्रूवल ऑफ सर्विसेज। अगर ऑडिटर अदर सर्विस भी दे रहा है, ऑडिट के अलावा अदर सर्विसेज भी दे रहा है, तो ऑडिट कमेटी ने अप्रूवल दिया होगा तो प्री अप्रूवल ऑडिट कमेटी का जो अप्रूवल होगा वो लेटर ऑडिटर डॉक्यूमेंट में रखता है। थर्ड इज द ऑडिट डॉक्यूमेंट असेस लेटर, असेस पर ऑडिटर को राइट दिया जा रहा है कि आप कंपनी में कोई भी ऑफिसर कहीं पर भी किसी भी प्रीमाइसेस में जाकर आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन असेस लेटर। अदर कम्युनिकेशन जो ऑडिटर का मैनेजमेंट TCWG के साथ हुआ होगा रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट प्रीवियस ईयर के ऑडिट रिपोर्ट ऑन द एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर रिपोर्ट एज स्पेसिफाई द, लाइक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हो गई। ये सभी ऑडिटर अपने ऑडिट डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड में रखता है ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज में। नेक्स्ट इज द बेनिफिट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी, इससे क्वेश्चन इस लैंग्वेज से आता है, याद रखिएगा। हाउ द ऑडिट स्ट्रेटेजी असिस्ट द ऑडिटर इन मार्शलिंग हिज ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि ऑडिट स्ट्रेटेजी का क्या बेनिफिट है, सेकेंड क्वेश्चन ये आता है। असिस्ट द ऑडिटर टू डिटरमाइन, हाउ द ऑडिट स्ट्रेटेजी असिस्ट द ऑडिटर टू डिटरमाइन, कैसे ऑडिट स्ट्रेटेजी असिस्ट करती है ऑडिटर को, किस तरह से बेनिफिट देती है। तो बेटा स्ट्रेटेजी बनाने से ऑडिटर 4 चीज़ों को डिटरमाइन कर पाएगा, 4 तरह से हेल्प करेगी। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। नेचर का मतलब है बेटा क्वालिटेटिव ऑफ रिसोर्सेस, ऑडिटर ये डिटरमाइन कर पाएगा कि मुझे उस ऑडिट में कितने क्वालिफाई, कितने कॉम्पिटेंट स्टाफ की ज़रूरत रहेगी, इंगेजमेंट टीम में कितने क्वालिटेटिव ऑफ ऑडिट रिसोर्सेस। सेकेंड, टाइमिंग ऑफ ऑडिट रिसोर्सेस। थर्ड इज द एक्सटेंट का मतलब क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट रिसोर्सेस। और एम का मतलब मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट रिसोर्सेज, मतलब मेरे को अपने टीम मेंबर के वर्क को कितना डायरेक्शन, कितना सुपरविजन और कितना रिव्यू करना होगा। तो 4 मैनर में ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिटर को असिस्ट करती है टू डिटरमाइन द क्वालिटेटिव ऑफ ऑडिट रिसोर्सेज, timing of audit resources, quantitative of audit resources and last one is the management of audit resources, that means to determine the कि मुझे अपने स्टाफ के वर्क को कितना डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू करना होगा। दैट्स ए बेनिफिट ऑफ द ऑडिट स्ट्रेटेजी। और ऑडिट स्ट्रेटेजी सबसे पहले बनती जिसमें हम STD डिसाइड करते हैं, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट, जो ऑडिटर को गाइड करती है डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। हम स्ट्रेटेजी बनाते समय क्या क्या चीज़ें कंसीडर करते हैं, जब हम अपना स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन ऑफ ऑडिट डिसाइड करते हैं तो हमें क्या 5 बातें कंसीडर करनी है, जिसका न्यूमेनिक याद रखिएगा, राजस्थान SRPF, राजस्थान SRPF। आर का मतलब है बेटा नेचर, टाइमिंग, एक्सचेंज ऑफ ऑडिट रिसोर्सेस। नेसेसरी टू परफॉर्म।
मतलब हमें उस ऑडिट करने के लिए किस नेचर के, कितने टाइमिंग के और कितनी क्वांटिटी में रिसोर्सेस लगेंगे। एस का मतलब स्कोप, क्या काम करना है ये डिसाइड। आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन द स्कोप, क्योंकि बेटा हर काम का स्कोप अलग, ऑडिट में स्कोप अलग होता है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करते हैं तो स्कोप अलग होता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या काम करना है दैट, जिससे हमारा स्कोप डिटरमाइन हो सके। आर का मतलब है बेटा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि सर्टेन हमारा रिपोर्ट करने का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारा फॉर्मेट, कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट, टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कब कब रिपोर्टिंग करनी है ये डिसाइड करना, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। पी का मतलब कंसीडर द रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी। जब क्लाइंट आपके पास ऑफर लेकर आया था ऑडिट के लिए, तो क्लाइंट और आपके बीच में बहुत सारे डिस्कशन हुए थे, बहुत सारे मैटर में डिस्कशन हुए थे, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी। तो कंसीडर द रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी एंड वेदर नॉलेज गेन ऑन अदर इंगेजमेंट परफॉर्म बाय द इंगेजमेंट पार्टनर। मतलब मैंने अगर कोई दूसरा काम किया होगा क्लाइंट का, उसी क्लाइंट का ऑडिट के अलावा दूसरी सर्विस, तो उसके एक्सपीरियंस को यूज करो। और लास्ट वन इज अ फैक्टर, एफ का मतलब कंसीडर फैक्टर दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द टीम एफर्ट। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे लग रहा है कि हमको टीम मेंबर में एफर्ट देना पड़ेगा, यानी हमको ज़्यादा ऑडिट परफॉर्म करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, कंपनी में फर्स्ट टाइम कंपनी में इंड एस अप्लाई हुआ है, कंपनी में फर्स्ट टाइम कंपनी ईआरपी का यूज कर रही है, ईआरपी का यूज फर्स्ट टाइम कर रही है, लाइक लास्ट ईयर कंपनी में बहुत बड़े बड़े फ्रॉड मिले थे। ये सब सिग्निफिकेंट फैक्टर है जिससे लग रहा है कि हमको इंगेजमेंट टीम को ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा। तो बेटा ये 5 बातें कंसीडर करनी है। पहला, आर का मतलब है बेटा राजस्थान एसआरपीएफ, रिसोर्सेस, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। एस का मतलब आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन द स्कोप। आर का मतलब राजस्थान, आर एसआरपीएफ, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। पी का मतलब प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी का जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस। और फैक्टर, एफ का मतलब फैक्टर दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द टीम एफर्ट। अब एक बार क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 में जब हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम कंसीडर करेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। लाइक टाइम टेबल ऑफ रिपोर्टिंग, कब कब रिपोर्टिंग करनी है, इंटेरिम स्टेज में कि फाइनल स्टेज में भी रिपोर्टिंग करनी, क्वार्टरली करनी है, एनुअल रिपोर्ट करनी। हम मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे टू डिस्कस द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क। हम मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट टू बी इशूड एंड अदर कम्युनिकेशन, कि हमको कौन कौन सी रिपोर्ट इशू करनी है और क्या क्या रिपोर्ट में मैटर इंक्लूड, ये हम डिस्कस करेंगे। नहीं, डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन स्टेटस, क्या हमें इस ऑडिट प्रोग्रेस के बारे में भी कम्युनिकेट करना होगा, स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द ईयर। तो डिस्कस करना मैनेजमेंट से रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन स्टेटस ऑफ वर्क थ्रू आउट द ऑडिट। तो डेट से रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते समय ये सब बातें आपको कंसीडर करनी होगी। तो बेटा यहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजी खत्म हो गई। और ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक में चेंज होगा दूसरे में भी चेंज होगा। जनरली स्ट्रेटेजी पहले चेंज करनी होगी उसके बाद ऑडिट प्लान, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पहले ऑडिट प्लान चेंज करना पड़े उसके बाद हम स्ट्रेटेजी चेंज करें, बट दोनों में चेंज होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज द ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्लान का डिटेल जो प्लान ऑफ वर्क होता है, डिटेल प्लान ऑफ वर्क, उसी को ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें अपन बेटा लिखते हैं सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन, हमें क्या क्या वेरिफिकेशन प्रोसेस, हमें क्या क्या मेथड यूज करने हैं एविडेंस लेने के लिए। सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर टू बी अप्लाई टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंट ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटा ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट द सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर। प्रोग्राम आल्सो कंटेन द ऑडिट ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच स्टेप, हर ऑडिट स्टेप परफॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट टू बी कंसीडर वाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। जब भी ऑडिटर एक डिटेल ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करेगा तो उसे क्या क्या पॉइंट कंसीडर करने होंगे, तो उसका एक न्यूमेनिक याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अगर इसका न्यूमेनिक याद रखना है तो सी, अपना सीवी, अपना सीवी,
को देखो, CCV वो, CCV वो। एस का मतलब है बेटा स्टे विद इन द स्कोप, यानी कि अपना प्रोग्राम में वही मैटर इंक्लूड करो, वही ऑडिट प्रोसीजर अपने स्कोप के अंदर, अपने लिमिटेशन के अंदर। स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट। डब्ल्यू का मतलब जो भी प्रोग्राम बनाओ हमेशा रिटर्न में ऑडिट प्रोग्राम बनाने चाहिए। तो प्रोग्राम हमेशा क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। ये डब्ल्यू का मतलब है। एस फिर ई का मतलब है बेटा CSEE, डिटरमाइन द एविडेंस। ये पहले देखो कि हमको कौन से एविडेंस जो रीजनेबली अवेलेबल होंगे, एंड आइडेंटिफाई द बेस एविडेंस फॉर डिराइविंग नेसेसरी। और देखो बेस एविडेंस क्या होंगे फॉर सेटिस्फैक्शन, मोर एश्योरेंस लेने के लिए। तो पहले से मेरे को एक प्लानिंग करते, प्रोग्राम बनाते समय ये कंसीडर करना है कि रीजनेबली ये एविडेंस कौन कौन से मिलने चाहिए और कौन से बेस एविडेंस हो सकते हैं। तो डिटरमाइन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल। फिर ई का मतलब है बेटा कंसीडर प्रोग्राम बनाते समय कंसीडर करो पॉसिबिलिटी, कहाँ कहाँ एरर हो सकता है, कहाँ कहाँ फ्रॉड हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल एरर। सी का मतलब है कोऑर्डिनेशन द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म ऑन रिलेटेड। लाइक फिक्स एसेट चेक कर रहा हूँ तो साथ में डेप्रीसिएशन भी चेक करना है। लाइक लोन के बैलेंसेस चेक कर रहा हूँ तो साथ में उसका इंटरेस्ट भी चेक करना है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोसीजर इनटू द रिलेटेड आइटम। वी का मतलब केवल वही प्रोसीजर परफॉर्म करिए, वही वेरिफिकेशन प्रोसीजर परफॉर्म जिससे आप अपने ऑडिट के ऑब्जेक्ट को अचीव कर पाए। तो अप्लाई ओनली दोज स्टेप एंड प्रोसीजर, वेरिफिकेशन प्रोसीजर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। वी का मतलब वेरिफिकेशन प्रोसीजर। और डब्ल्यू का मतलब मैंने बता दिया, प्रोग्राम हमेशा रिटर्न में होना चाहिए। और लास्ट विद द ओ, प्रोग्राम बनाते समय आप हर ऑडिट स्टेप के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करिए, हर एरिया के ऑडिट ऑब्जेक्टिव को कि क्यों हम ये चेकिंग कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, जिससे कि हम अपने असिस्टेंट को सफिशिएंट क्या दे पाएँ, इंस्ट्रक्शन दे पाएँ। तो बेटा याद रखना CCV वो। सी का मतलब कि स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट। ई का मतलब कि एविडेंस कंसीडर करो कौन से रीजनेबल एविडेंस मिलने चाहिए और कौन से बेस एविडेंस हो सकते। ई का मतलब कंसीडर पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल एरर। फिर बेटा सी का मतलब कोऑर्डिनेशन करना। वी का मतलब दोज प्रोसीजर एंड स्टेप अप्लाई करना और जिससे वेरिफिकेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, वी का मतलब। फिर डब्ल्यू का मतलब प्रोग्राम रिटर्न में हमेशा बनाना चाहिए। और ओ का मतलब हर ऑडिट स्टेप के ऑब्जेक्टिव डिफाइन होने चाहिए जिससे कि हम प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन दे सके अपने ऑडिट एंगेजमेंट टीम, अपने असिस्टेंट को। दैट्स ए रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अब इसके एडवांटेज बहुत सिंपल है बेटा, ये ऑडिट प्रोग्राम गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन देगा अपने स्टाफ को। जैसे फॉर एग्जांपल हमको सैंपल कैसे पिकअप करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, ऑडिट प्रोग्राम हमें इंस्ट्रक्शन देगा ऑडिट स्टाफ को, ऑडिट असिस्टेंट को। क्लियर रिकॉर्ड ऑफ वर्क, ये क्लियर रिकॉर्ड ऑफ वर्क प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज द प्रोग्रेस, हम देख सकते हैं ऑडिट किस प्रोग्रेस पे चल सकती है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि डबल बार काम को, एक ही काम को डबल बार करना उसको रोका जा सकता है। ओवरलुकिंग को रोका जा सकता है, ऑफ इंपॉर्टेंट एरिया में ओवरलुकिंग नहीं होगी, है ना। और सक्सीडिंग ईयर में इट सर्व ए गाइड फॉर ऑडिट टू बी कैरिड आउट इन द सक्सीडिंग ईयर। दैट्स ए एडवांटेज। 5 एडवांटेज भी सफिशिएंट होंगे। डिसएडवांटेज देखिए, ऑडिट प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ऑडिट वर्क बिकम मैकेनिकल एंड मोनोटोनियस, मतलब बोरिंग, एक ही चीज़ वही चीज़ बार बार परफॉर्म करना, ठीक। तो ऑडिट वर्क बिकम द मैकेनिकल एंड मोनोटोनियस। नेक्स्ट इज द कि अगर क्लाइंट का बिजनेस लाइन चेंज हो गया लेकिन प्रोग्राम अगर हमने चेंज नहीं किया तो इससे ऑडिट फेलुअर हो जाएगी, क्योंकि ऑडिट का प्रोग्राम ऑब्जेक्ट अचीव नहीं हो पाएगा। फेल टू ऑब्जेक्ट द अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। नेक्स्ट इज द इनिशिएटिव ऑफ द ऑडिट स्टाफ इज डैम्पन। जो स्किल स्टाफ है, जो बहुत स्किल स्टाफ है, उनके इनिशिएटिव को वो डीमोरल होंगे, डीमोटिवेट होंगे। अगर प्रोग्राम रिजिडली फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली, वो अपना दिमाग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जैसा प्रोग्राम में लिखा वैसा करना होगा। तो रिजिडली इनिशिएटिव ऑफ द ऑडिट स्टाफ इज द डैम्पन। और अगर क्लाइंट के स्टाफ को अगर हमारे प्रोग्राम के बारे में, हमारे स्कोप के बारे में पता चल गया
तो वो उनको अपॉर्चुनिटी देगा कि वो फ्यूचर में कभी भी फ्रॉड या अकाउंटिंग एरर या गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऑडिट का अप्रोच पता चल जाएगा, क्योंकि उन्हें ऑडिट प्रोग्राम पता चल गया, अगर क्लाइंट के स्टाफ को पता चल गया। तो 4 डिसएडवांटेज याद रखिएगा। पहला कि ऑडिट वर्क बिकम मोर मोनोटोनियस एंड द मैकेनिकल बन जाएगा। सेकेंड इज़ द अगर क्लाइंट का बिजनेस लाइन चेंज हो गई और अगर प्रोग्राम को अगर हम चेंज नहीं किए तो इससे हमारा ऑडिट का ऑब्जेक्ट अचीव नहीं हो पाएगा, फेल हो जाएगी ऑडिट रिजल्टिंग। तीसरा, इनिशिएटिव ऑफ द स्टाफ इज डैम्पन। एंड लास्ट वन इज द कि क्लाइंट स्टाफ को अगर प्रोग्राम के बारे में पता चल गया तो उसका वो मिस यूज कर सकते हैं। क्या एक ही ऑडिट प्रोग्राम हम हर क्लाइंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर इज नॉट प्रैक्टिकेबल। रीजन 3 मेन रीजन है, क्योंकि हर बिजनेस का साइज, नेचर और कंपोजिशन ऑफ वर्क अलग अलग होता है। सेकेंड, हर क्लाइंट के यहाँ इंटरनल कंट्रोल की सिस्टम की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस अलग अलग होती है। और एग्जैक्ट नेचर ऑफ सर्विस रेंडर बाय द ऑडिटर आर द अदर फैक्टर। मतलब हो सकता है किसी क्लाइंट के यहाँ हमको कुछ अलग सर्विस देनी हो, किसी क्लाइंट के यहाँ अदर सर्विस देनी हो। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से एक प्रोग्राम सभी के लिए सूटेबल नहीं हो सकता है।